हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक धीमी गति से चलने वाली ट्रेन ए 216 किलोमीटर की दूरी को तय करने में तेज ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटे का अधिक समय लेती है। यदि ए की औसत चाल बी की तुलना में 18 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो बी की औसत चाल कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि दो ट्रेनें हैं। एक धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है ए और एक तेज गति से चलने वाली ट्रेन है बी। ठीक है दोस्तों, तो जो ए है वो 216 किलोमीटर की दूरी को तय करने में तेज ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटे का अधिक समय लेती है। और हमें क्या बताया गया दोस्तों, जो ए की औसत चाल है यानी धीमे वाले की औसत चाल है वो बी की तुलना में 18 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो हमें तेज ट्रेन यानी बी की औसत चाल बतानी है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो उसे करने के लिए दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इस ट्रिक को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो डी दिया हुआ है ये डिस्टेंस है यानी दूरी जो यहाँ पे हमें दी हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे गुणा करना है इसे चाल के अंतर से। दोनों की चालों का अंतर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ए की औसत चाल बी की तुलना में 18 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ये क्या है दोस्तों, चाल का अंतर है। ठीक है दोस्तों, और ये समय का अंतर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो 216 किलोमीटर की दूरी को तय करने में तेज ट्रेन की तुलना में 1 घंटे का अधिक समय लेती है, तो यानी अधिक समय लेती है तो अंतर कितना होगा, 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समय का अंतर लिखना है। और ये S1 S2 क्या है, दोनों की चालों को गुणा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो बस हमें देख देख के लिखना है। अब देखिए दोस्तों, दूरी कितनी है, 216। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे दूरी लिख ली और इसे गुणा करेंगे चालों के अंतर से। ठीक है, चाल का अंतर कितना है दोस्तों, 18। यहाँ पे मैं 18 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, समय का अंतर कितना है, वो 1 घंटे का अधिक समय लेती है, तो यानी अंतर करेंगे तो एक का अंतर आएगा 1 घंटे का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 लिख दिया और इसे गुणा कर देंगे S1 S2 से, यानी ये दोनों की चाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे गुणा में इस तरीके से इसे लेके आना है कि उनकी चालों का अंतर कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों का गुणा हुआ है और यहाँ पे भी दोनों संख्याओं का गुणा हो रखा है। तो यहाँ पे जब आप अंतर देखेंगे तो ये 18 का तो नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, 198 का अंतर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे साइड में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे करना है इसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 216 बड़ी संख्या है, तो मैं इसे 2 के गुणनखंड में तोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 108 और गुणा में 18। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इससे 2 को अलग कर लिया और इस 2 को मैं 18 के साथ गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 108 गुणा 36 आ जाएगा। लेकिन इसका अंतर अभी भी 18 नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब क्या करेंगे, अब इसे 3 के गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 216 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 गुणा 72। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको कैसे लिखूंगा, 3 गुणा 72 और गुणा में 18। ठीक है दोस्तों, और जो 3 है इसका गुणा 18 में कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 72 गुणा 54 आ जाएगा। अब जब आप इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का अंतर आ जाएगा, यानी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 72 गुणा 54, और ये किसके बराबर है, S1 S2 के, यानी दोनों की चालों के बराबर। यानी एक ट्रेन की चाल 72 है तो दूसरी की 54 है। अगर हमें तेज वाले की पूछी गई है तो 72 हमारा आंसर है, और धीमे वाले की पूछी गई है तो 54 हमारा आंसर है। लेकिन जो बी है वो तेज वाली ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 72। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो वह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी है जो बिना रुके यानी बिना किसी स्टेशन पर रुके जब चलती है तो उसकी औसत चाल कितनी आती है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और जब वो रुक रुक के चलती है तो उसकी औसत चाल कितनी आती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों,
तो हमसे सवाल पूछा गया कि वो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये हमें बताना है। तो इसे करने की दोस्तों मैं आपको आज बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो ज़्यादा वाली चाल है उसमें से आपको कम वाली चाल को घटा लेना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 90 में से 60 को मैं घटा लूंगा, ठीक है दोस्तों। और आपको ये ध्यान रखना है, इसे भाग करना है दोस्तों ज़्यादा वाली चाल से, यानी 90 से भाग करना है, ठीक है। और दोस्तों इसको हमेशा आपको 60 से ही गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमेशा 60 आएगा। अब ये 60 आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे प्रति घंटा पूछा गया, वो कितने मिनट रुकती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा 60 से गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 आ जाएगा घटाने पे, ठीक है, और नीचे 90 लिखा रहेगा, और यहाँ पे 60 लिख देता हूँ मैं ऊपर से देख के, ठीक है। अब इसे 30 से काटेंगे तो 1 पे कटेगा, इसे 30 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, ठीक है दोस्तों। अब 3 से इस 60 को काट देंगे तो 20 पे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कितना आ गया आंसर, 20 मिनट, ठीक है दोस्तों। यानी कि वो प्रति घंटा 20 मिनट रुकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए बी की तुलना में 40% कम कार्यकुशल है तथा सी बी की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य का 60% कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में 40% कम कार्यकुशल है और जो सी है वो बी की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है। तो एक कार्यकुशलता क्या होता है दोस्तों, इसे इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें जानकारी दी है इसके हिसाब से पहले हम तीनों की एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे मैं ए और बी का लिख देता हूँ, क्योंकि पहली लाइन में हमें ए और बी की जानकारी दी है। ए जो है बी की तुलना में 40% कम कार्यकुशल है, तो पहले बी की कार्यकुशलता को हम क्या मान लेंगे, एफिशिएंसी को 100 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये 40% कम कार्यकुशल है जो ए है, तो यानी 100 से 40 कम कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसकी कार्यकुशलता एफिशिएंसी 60 है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, सी जो है वो बी की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है। तो जो यहाँ पे सी होगा वो बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी 100 में 20 और जमा कर देंगे, तो यानी ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 120 है दोस्तों, ठीक है। और आपको इन्हें अनुपात में ले लेना है, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम काट लेंगे 20 से, तीनों को, तीनों 20 से काटे जा सकते हैं। तो तीनों को 20 से काटने पे क्या आ जाएगी दोस्तों, तीनों की एफिशिएंसी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा 20 से काटने पे, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली है। अब दोस्तों इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। आपने फॉर्मूला सुना होगा M1D1H1, MDH के नाम से दोस्तों इसे याद रख सकते हैं आप। और ये कितना हो जाएगा, बराबर में M2D2 और H2, यानी हमें MDH याद रखना है, उससे पूरा फॉर्मूला हमें याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये भी दिया हुआ कि उसने कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा किया। यहाँ पे कार्य की भी बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। ये तो आप ध्यान रख लेंगे, लेकिन जब भी कार्य दिया होगा तो दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ भाग कर देना, किससे, कार्य से। कार्य को क्या बोलेंगे, वर्क, यानी W से भाग कर देना है। तो यहाँ पे W1 आ जाएगा और यहाँ भाग में W2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोला गया, यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य का 60% कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो M1 हमें डालना होगा दोस्तों, M1 क्या होता है, एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता। तो यहाँ पे पहले तीनों की बात की जा रही है, तो पहले वाले में हमें तीनों की जानकारी डालनी है, और हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है, सी अकेले के बारे में, सी के बारे में। तो दूसरे वाले में हमें सी की जानकारी डालनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, M1 क्या है, तीनों की एफिशिएंसी। तो पहले तीनों की एफिशिएंसी को आप जमा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 और जमा 3 यानी 14 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी M1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, तीनों की एफिशिएंसी मिला के 14 है, और 14 की एफिशिएंसी जब वो कार्य करते हैं तो वो कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यानी D1 की जगह कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और घंटे यहाँ पे हमें दिए नहीं है, आवर मतलब घंटे, तो इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना आपको, इसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब उसे कार्य का 60% करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये करना आसान रहे तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो इन तीनों ने मिलके कार्य किया था वो 100 किया था, ठीक है दोस्तों।
ताकि 100 का 60% जब हम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इसे 100 मान के यहाँ पे 100 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करेंगे सी की, कि सी की जो कार्य क्षमता है यानी कार्य कुशलता है वो कितनी है दोस्तों। यहाँ पे हमने निकाली है 6, तो M2 की जगह क्या डाल देंगे दोस्तों, 6 डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है ये तो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसे हमें निकालना है, तो इसे हम D2 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, और ये घंटों की संख्या की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिया ही नहीं हुआ, तो इसे छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, उसे कार्य का 60% करना है। ठीक है, यानी 100 का 60% करना है, तो यहाँ पे हम सीधा 60 लिख सकते हैं अब। ठीक है, यानी हमने पूरा कार्य जो उन्होंने किया था उसे 100 माना था, तो अब उसे 60% करना है, तो इसे 60 ले लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब इसे D2 की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 0 से मैंने 0 काट दी। ठीक है, और ये 6 से 6 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो ऊपर यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। इन दोनों को 2 से काट लेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरफ क्या बच गया, D2। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ 7 तिया 21 आ जाएगा, यानी 21 दिन हमारा आंसर आ जाएगा कि सी अकेला उस कार्य का 60% 21 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये चौथा सवाल देखते हैं। मनीष अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 6% कमी होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मनीष अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो आय का 60% खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आय होती है वो अपने आप में 100% है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब दोस्तों, वो 60% खर्च कर रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, खर्च का और बचत का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया खर्च और बचत। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जानकारी दी है मैं उसे लिख लूँगा पहले, कि खर्च कितना करता है, 60%। तो यहाँ पे मैंने 60% लिख लिया। अब 100% में से 60% तो खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी दोस्तों, 40%। ठीक है दोस्तों, 100 में से 60 घटा के 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें इनका अनुपात ले लेना है, तो अनुपात में लेंगे तो दोस्तों हम प्रतिशत को हटा देंगे, सिर्फ यहाँ पे 60/40 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों 20 से कट जाएंगे, तो हम इन्हें 20 से काट के यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 से काटने पे, तो यानी उसकी खर्च को हमने क्या बना दिया दोस्तों, 3, तो बचत उसकी तुलना में कितनी है दोस्तों, 2 है। ठीक है, यहाँ पे इसे छोटा कर लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए पहले से ही, कि जो आय होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों, खर्च जमा बचत के बराबर, क्योंकि जितना वो कमाता है उसी में से खर्च भी करता है और उसमें से बचाता भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, बस देख देख के वैल्यू लिखनी है। खर्च कितना है दोस्तों, 3 है, यहाँ पे हमने निकाला है, और बचत कितनी निकाली है दोस्तों, 2 निकाली है। ठीक है, अगर इन दोनों को जमा कर देंगे तो आय कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 जमा 2 यानी 5 आ जाएगी। बस आपको यहाँ तक कर लेना है, उसके बाद बस दोस्तों देख देख के वैल्यू लिखनी होगी। देखिए दोस्तों, कैसे मैं बताता हूँ। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, तो यानी आय में कितनी वृद्धि हो रही है, 18% की, तो आय को आपको 18 से गुणा कर देना है दोस्तों, प्रतिशत नहीं लगाना। प्रतिशत हम मान के चलेंगे कि प्रतिशत में ही है, लेकिन लिखना सिर्फ 18 है। ठीक है दोस्तों, और क्या बोला गया है, उसकी बचत में 6% कमी होती है। तो 6% कमी होती है, तो जिस तरीके हमने यहाँ पे 18 से गुणा किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कमी दी हुई ना, तो आपको क्या करना है, -6 से गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए -6 से इसे गुणा कर दिया बचत को, क्योंकि बचत में कमी हो रही है, और पूछा गया उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यानी खर्च में वृद्धि हो रही है, तो एक बार हम उसे x मान लें, क्योंकि हमें निकालना है दोस्तों। तो अगर हमने इसे x माना है, तो खर्च में वृद्धि का जो गुणा है वो खर्च के साथ कर देंगे, यानी 3 उसका खर्च है, तो इसमें हमने x से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, बस अब इसे सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे गुणा करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में ये कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 12 उधर जाके जमा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 102 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर आ जाएगा, 3x के। ठीक है, अब ये 3 उधर भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 102, और भाग में 3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे काटने पे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा।
तो यानी उसकी जो खर्च है उसमें 34% की वृद्धि होती है, क्योंकि हमारा आंसर 34% आ गया है। तो दोस्तों इसमें ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।